नमस्कार, 20 मिनट 20 खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। इस बुलेटिन में हम आपको प्रदेश से लेकर देश के अलग अलग हिस्सों की खबर दिखाएंगे। साथ ही आपको यह भी बताएंगे कि दुनिया भर में क्या कुछ चल रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं 20 मिनट में 20 खबरों का सिलसिला। सबसे पहले खबर अपने प्रदेश राजस्थान की। ये कोई आम सड़क नहीं है, ये गौरव पथ है। लेकिन इस गौरव पथ के गौरव पर अतिक्रमणकारियों ने ग्रहण लगा रखा है। आप देख सकते हैं किस कदर सिरोही के गौरव पथ पर अतिक्रमणकारियों ने कब्जा जमा रखा है। कहीं ठेला लगा हुआ है तो कहीं दुकान का सामान रखा हुआ है और कहीं पशुओं ने अपनी सैरगाह बना ली है। आपको बता दें कि वीणा वादनी माता सरस्वती के मंदिर तक जाने के लिए लाखों रुपए खर्च करके गौरव पथ बनाया गया था। दरअसल इस मंदिर में पूजा करने से वाणी विकार दूर होने की बात कही जाती है। लिहाजा हर साल यहाँ लाखों श्रद्धालु पूजा अर्चना करने आते हैं। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए यहाँ गौरव पथ बनाया गया था, लेकिन अब ये परेशानी का सबब बन गया है। ये रोड प्रशासन बड़ा करके चौड़ा करके रहना चाहिए, अनिवार्य क्या है। कितने पुराना मंदिर है अजयरी का, ऐसे लटके हुए कि हमारी बस अंदर नहीं जा सकती, तो सबको उतर के रिक्शे में जाना पड़ा और रोड भी ऐसे खाबड़ खुबड़ वाले की तकलीफ हो रही है। लेकिन इधर गाँव में बहुत छोटे रास्ते हैं, बस जा नहीं रही है, हमको रिक्शे में जाना पड़ रहा है। बहुत तकलीफ है, सब बूढ़े लोग हैं, बहुत सारी तकलीफ हो रही है। बदबूदार पानी से गांव के लोग परेशान हैं। जिनके घर के नजदीक ये पानी जमा है उनका हाल तो और भी बेहाल है। तस्वीरें बांसवाड़ा के तेजपुर गांव की है, जहां नहर से हो रहे रिसाव की वजह से पानी घर गांव तक पहुंचने लगा है। माही की नहरों का पानी इस कदर बर्बाद होते देख लोग परेशान हैं। उनका कहना है कि इस पानी से हजारों हेक्टेयर में लगी फसलों में सिंचाई हो सकती थी, लेकिन रिसाव की वजह से पानी बर्बाद हो रहा है। एक तरफ खेतों तक नहर का पानी नहीं पहुंच पा रहा, दूसरी तरफ उस पानी से तेजपुर के गांव का हाल बेहाल है। इस हाल में गांव के लोग जहां सरकार को इस समस्या से निजात दिलाने की मांग कर रहे हैं, तो वहीं किसान अभी से मुआवजा मांगने लगे हैं। हमारे यहाँ 4 महीने से ये पानी नहर चलेगा तो यहाँ पानी जमा रहता है और यहाँ आए दिन बीमारियाँ, गंदगी, यहाँ 10 ऐसे मकान हैं आसपास सारे, तो इस पानी की समस्या से परेशानी, माल मटेरियल आने जाने का और बीमारियाँ दुष्प्रभाव हो रही है। कोहरा इस कदर छाने लगा है कि चंद मीटर के बाद कुछ भी साफ देखना मुश्किल है। कोहरे में लिपटे शहर की ये तस्वीरें सवाई माधोपुर से आई हैं, जहां अब घना कोहरा छाने लगा है। सुबह सुबह यहाँ विजिबिलिटी खत्म सी हो जाती है और इसकी वजह से यहाँ का जनजीवन अस्त व्यस्त होने लगा है। सड़क पर गाड़ियों की रफ्तार पर ब्रेक लग गया है, तो सुबह सुबह बाहर निकलने वालों की संख्या काफी कम हो गई है। इस ठंड में लोग अपने घरों में ही रहना पसंद करने लगे हैं। संपूर्ण सवाई माधोपुर जिला घने कोहरे के आगोश में लिपटा हुआ है। आप इस वक्त देख सकते हैं, हम इस वक्त खड़े हुए हैं सवाई माधोपुर जिला मुख्यालय के रणथंभौर में। रणथंभौर की हरी भरी वादियां घने कोहरे के आगोश में बिल्कुल समाई हुई है। विजिबिलिटी बिल्कुल खत्म हो गई है। वाहन चालकों को सबसे बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सड़कों पर जो वाहन है वो बहुत ही रेंग करके चल रहे हैं, हेडलाइट जला करके, और रेंग करके वाहन चालकों को सफर तय करना पड़ रहा है। पत्तों से पौधे पहचानने वाले ये तो समझ गए होंगे कि आम के पौधे हैं, लेकिन इस पौधे में लगे फल को देखकर वो चौंक जरूर गए होंगे। वजह साफ है, मरुधरा में इस मौसम में आम नहीं लगे, लेकिन 12 के अंता से आई इन तस्वीरों में साफ साफ नजर आ रहा है कि आम के पौधे में आम लगे हैं, वो भी 1-2 नहीं, दर्जनों की संख्या में। बिना मौसम के आम ये गजब जरूर है, लेकिन इस पौधे की और खासियत सुनेंगे तो आप और भी ज्यादा हैरान रह जाएंगे। जी हाँ, दूसरे आम की तरह इस आम की गुठलियां कड़ी नहीं होती। इतना ही नहीं, दूसरे आम की जिन पत्तियों को खाना आपके लिए लोहे के चने चबाने जैसा होगा, वहीं आप इन पत्तियों को बड़े मजे से खा लेंगे। और तो और इससे बनने वाली चटनी का स्वाद तो अपने आप में लाजवाब कर देगा। दरअसल इस तरह के आम का ये अकेला पौधा है जो 12 के अंता कृषि विज्ञान केंद्र में लगा हुआ है। इस साल इसमें फल भी आए हैं। यहाँ के कृषि वैज्ञानिकों का कहना है कि ये जंगली आम है और अब ये विलुप्त होने की कगार पे है। इसकी पत्ती भी काम आती है और इसके आपके फल भी काम आते हैं। इसमें आम का टोटल टेस्ट है, फ्रेग्रेंस भी वही है। जैसलमेर में भारत पाकिस्तान सीमा की निगरानी करने वाली बीएसएफ की ताकत और बढ़ गई है। रेतीले इलाकों में बॉर्डर की पेट्रोलिंग करने में कोई दिक्कत ना आए,
इसके लिए बीएसएफ को खास तरह के सैंड स्कूटर दिए गए हैं। इन सैंड स्कूटर पर सवार होकर बीएसएफ के जवान जैसलमेर में भारत पाकिस्तान सीमा पर पेट्रोलिंग करने निकलने लगे हैं। किस तरीके से सीमाओं की रक्षा की जाए उसका जवाब है बीएसएफ के पास, और ये है सैंड स्कूटर। बताया गया कि कई फीट रेत और गर्म हवाओं की वजह से दूसरी गाड़ियों के लिए वहां चल पाना भी मुश्किल है। ऐसे में बॉर्डर की सुरक्षा में कोई चूक ना हो, इसके लिए सैंड स्कूटर का सहारा लिया जाता है। माध्यम से हम लोग यहाँ पे व्हीकल पेट्रोलिंग अलग तरीके से कर सकते हैं। दिखने में ये स्कूटर किसी छोटी गाड़ी जैसे ही है, लेकिन ताकतवर इंजन और खास तरह के पहियों की वजह से ये रेत में भी पूरी रफ्तार के साथ दौड़ सकते हैं। यही नहीं, इनकी मदद से सीमा के करीब वाले इलाकों तक भी जाया जा सकता है, जबकि पहले इन जगहों तक पहुंचने के लिए ऊंटों का सहारा लेना पड़ता था। 66 साल से राजस्थान में जैसलमेर बीकानेर इलाके में बीएसएफ के जवान ऊंटों पर ही गश्त लगा रहे थे, जिनकी जगह 5-6 साल पहले एटीवी का इस्तेमाल शुरू किया गया, क्योंकि ऊंटों पर बैठकर गश्त लगाना खर्चीला भी था और रात के समय काफी दिक्कत भी आती थी। और चलिए अब देख लेते हैं कुछ अन्य राज्यों की खबरें। दिल्ली के पास फरीदाबाद से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। वहां आपसी विवाद में कुछ लोगों ने मिलकर एक लड़के से बीच सड़क पर मारपीट शुरू कर दी। इस दौरान कुछ बदमाश उस पर हथौड़े और लोहे की रोड से हमला करते हुए दिखाई दिए। इस हमले का खौफ से भर देने वाला वीडियो भी सामने आया है। उसमें 3 लोगों ने उस आदमी को पकड़कर जमीन पर लिटा दिया, जिसके बाद एक ने उस पर डंडे बरसाए तो दूसरे ने उसके पैरों पर बड़े से हथौड़े से लगातार कई वार किए। इस दौरान कुछ लोगों ने जब उसे रोकने की कोशिश की तो उसने पिस्तौल के दम पर उन्हें भी धमकाना शुरू कर दिया। मौके पर मौजूद लोगों ने दावा किया कि बदमाशों ने लड़के पर गोली भी चलाई। मैंने इशारे से उसे पूछा तो उसने बताया कि गोली चलाई है उन्होंने। बताया गया कि इन बदमाशों और लड़के का कोई पुराना झगड़ा था, जिसकी वजह से मौका पाकर उन लोगों ने हमला बोल दिया। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस ने उन पर एक्शन ले लिया। आपस का डिस्प्यूट था इसका, तो जो भी जिन्होंने भी गोली चलाई उनको पकड़ लिया और बाकी जिसको एडमिट करा दिया उसका इलाज चल रहा है। इस घटना में जख्मी हुए लड़के को अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया। बिहार के सीवान से हैरान करने वाला एक वीडियो सामने आया है। वहां चोरी के एक आरोपी की भीड़ ने जमकर पिटाई कर दी। बताया गया कि मोटरसाइकिल सवार आरोपी एक आदमी से उसका मोबाइल छीनकर भाग रहा था, लेकिन वहां मौजूद लोगों ने दौड़कर उसे पकड़ लिया। देखते ही देखते वहां भीड़ जमा हो गई। इसी बीच कुछ लोगों ने आरोपी को घेर कर पीटना शुरू कर दिया। फिर तो वहां मौजूद ज्यादातर लोग उस पर थप्पड़ और घूंसे बरसाने लगे। जिसको मौका मिला उसी ने उसकी पिटाई कर दी। मोबाइल से बात करते हुए आ रहे थे गांधी मैदान के पास, तो मेरा मोबाइल हाथ का कान के पास से छीन लिया और रेड कलर का जैकेट पहना हुआ है। तो हमारे पड़ोसी भैया एक बाइक से आ रहे थे, तो हम चिल्लाते हुए भाग रहे थे। तो वो भैया बाइक से पीछा किए, तो जेपी चौक पे आते आते जाम मिला और यहाँ पे उसका बाइक स्लो हुआ तो वो पकड़ा गया। इस बीच कुछ लोगों ने उसे भीड़ के चंगुल से बचाने की कोशिश की, लेकिन लोगों ने किसी की नहीं सुनी और काफी देर तक उसकी पिटाई करते रहे। हालांकि बाद में किसी ने पुलिस को मामले की जानकारी दी, जिसके बाद पुलिस वहां पहुंची और आरोपी को किसी तरह भीड़ के कब्जे से निकालकर थाने ले गई। ऐसी सूचना भी मिली है। हाँ। मोबाइल छीन के भाग रहा है। हाँ। पब्लिक पकड़ा तब तक हम लोग आ गए। गुजरात के भावनगर से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। वहां एक आदमी पर सांड ने हमला कर दिया। इस हमले का एक सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है। इस वीडियो में वो अपने घर से बाहर आता दिखाई दिया, तभी सड़क पर खड़े एक सांड ने उसकी तरफ छलांग लगाई और अपने सींग से उसे उठाकर जमीन पर पटक दिया। सांड का गुस्सा इस पर भी खत्म नहीं हुआ। उसने उस आदमी के पेट में अपने सींग से पकड़ बनाई और उसे सड़क पर कई मीटर तक घसीटता चला गया। गुस्से से आग बबूला सांड उसे अपने पैरों से रोदना शुरू कर देता है, जिसकी आवाज सुनकर कुछ लोग उसकी तरफ दौड़े, लेकिन सांड ने उसके घर वालों को भी निशाना बना दिया। उसने एक महिला को धक्का मारा तो वो भी जमीन पर जा गिरी, जिसके बाद कुछ लोगों ने आखिर में डंडे के दम पर उसे वहां से खदेड़ा। बताया जा रहा है कि इस इलाके में सांड ने पिछले कई दिनों से आतंक मचा रखा है। जब भी इसे गुस्सा आता है ये इंसानों पर हमले शुरू कर देता है। इसके हमले से कई लोग अब तक जख्मी होकर अस्पताल पहुंच चुके हैं। इस सांड को लेकर पुलिस और प्रशासन से स्थानीय लोग कई बार शिकायत भी कर चुके हैं,
लेकिन अब तक इस सांड को पकड़ने या इसे शहर से बाहर का रास्ता दिखाए जाने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की गई। मुंबई के दादर स्टेशन का नाम बदलने की मांग पर भीम आर्मी ने जोरदार प्रदर्शन किया। भीम आर्मी पिछले काफी वक्त से दादर रेलवे स्टेशन का नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर रखने की मांग कर रही है, लेकिन बाबा साहेब की पुण्यतिथि के मौके पर सैकड़ों कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए और प्रदर्शन शुरू कर दिया। जल्दी ही इस प्रदर्शन में हंगामा भी शुरू हो गया। रोके जाने पर ये कार्यकर्ता पुलिस से ही भिड़ गए। इनको रोकने के लिए बैरिकेड भी लगाए गए थे, लेकिन प्रदर्शनकारियों के आगे वो भी नहीं टिके। लोगों ने बैरिकेड तोड़ दिए और दादर रेलवे स्टेशन की तरफ बढ़ने लगे। बाबा साहब अम्बेडकर का नाम दादर स्टेशन को देने को लेकर के यहाँ पर आंदोलन शुरू है। हाथों में स्टेशन के नाम बदलने वाले पोस्टर लेकर पहुंचे थे कार्यकर्ता लगातार आगे बढ़ते रहे। जल्द ही वो स्टेशन के अंदर पहुंच गए और नारेबाजी शुरू कर दी। खबर है कि इस प्रदर्शन की पुलिस की अनुमति नहीं दी गई थी, जिसकी वजह से पुलिस ने भी कार्रवाई की और कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया। महज 5 दिन का है ये बच्चा और नाम है बॉर्डर। चौंक गए होंगे आप ये नाम सुनकर, लेकिन बॉर्डर के माता पिता ने सरहद पर इसके जन्म होने की वजह से इसका नाम बॉर्डर रख दिया है। बच्चा हो गया था, हम आपकी हेल्प करेंगे, बच्चा चला जाएगा। अभी बोल रहे हैं अंदर वाले भी पासपोर्ट इसका बनेगा। हम क्या करें, 7 बंदे यहीं रुक रहे हैं अभी। आपको बच्चे को भी भेज देंगे, आपको भी भेज देंगे। बच्चा हो जाएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हमारा बच्चा हो गया, कहते हैं पासपोर्ट बनाओ। हाँ, हमें तो खुशी हुई थी भी हमारा बेटा हुआ। हाँ, हम तो बॉर्डर नाम रखा। दरअसल बॉर्डर के माता पिता पाकिस्तान के रहने वाले हैं और हिंदुस्तान आए थे, लेकिन कोरोना काल में लॉकडाउन लगने की वजह से इनकी वतन वापसी नहीं हो पाई और ये लोग अटारी बॉर्डर पर ही फंसे रह गए। 5 दिन पहले बॉर्डर का जन्म हुआ और उसके बाद से इनके सामने बॉर्डर की नागरिकता को लेकर एक और समस्या खड़ी हो गई। बॉर्डर के माता पिता के साथ कुछ और लोग यहाँ फंसे हैं। उनका कहना है कि पाकिस्तान सरकार को उनकी कोई फिक्र नहीं है, इस वजह से उनकी घर वापसी नहीं हो पा रही है। जम्मू कश्मीर में पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए पहली बार पशु मंडी लगाई गई। कठुआ के लखनपुर में लगी पशु मंडी का उद्घाटन आरपी चेक पोस्ट लखनपुर के प्रमुख सचिव नवीन कुमार चौधरी ने किया। पहली बार लगी इस पशु मंडी में पड़ोसी राज्यों से लगभग 400 अच्छी नस्लों के मवेशी लाए गए। खास बात यह है कि इस पशु मंडी में स्थानीय डेयरी किसान, विशेष रूप से एकीकृत डेयरी विकास योजना के लाभार्थी अपनी पसंद के पशु खरीदते नजर आए। तो अभी देखेंगे, पता करके पता चलेगा कितना क्या रेट है। कितने गाय भी अच्छी है, भैंस अच्छी है, बकरी भी थोड़ी अच्छी है। हम इधर जंगलों में रहने वाले हैं, हमारी गाय बकरी इधर भी पल सकती है, थोड़ी ठीक है। 20 गाय लेके आए हैं इधर। ये HF नस्ल की है, सुई हुई है, 30+ वाली है। हाँ जी, ये शाहीवाल है, शाहीवाल क्रॉस में अच्छी ब्रीड वाली है, 25+ वाली है। पशुपालन विभाग जम्मू के विस्तार और प्रचार विंग ने भी इस पशु मंडी के दौरान जागरूकता स्टॉल लगाकर पशुपालकों को जागरूक किया। आपको बता दें कि अब हर रविवार को यहाँ मंडी लगेगी और महीने के आखिरी रविवार को पशु मेला लगेगा। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में विश्व प्रसिद्ध डल झील में इन दिनों हाउस बोट और शिकारा की साफ सफाई और उन्हें दुरुस्त करने का काम तेजी से चल रहा है। दरअसल मौसम बदलते और बर्फबारी शुरू होते ही पर्यटकों के यहाँ आने का सिलसिला शुरू हो गया है, जिसकी वजह से शिकारा मालिकों की उम्मीद जगी है कि इस बार उन्हें अच्छी आमदनी होगी। दरअसल कोरोना महामारी और दूसरी कुछ वजहों से पिछले 2-3 सालों से यहाँ आने वाले पर्यटकों की संख्या काफी कम हो गई थी, जिसकी वजह से शिकारा और हाउस बोट मालिकों का धंधा चौपट हो गया था। लेकिन इस बार उनकी उम्मीदें बढ़ गई हैं। मैं यहाँ पे 2-3 दिन के लिए आया था, तो मैं देख रहा हूँ कि आई एम फीलिंग वेरी कंफर्टेबल एंड एंजॉयबल। जो भी टूरिस्ट आता है उनके लिए हम सफाई करके रखते हैं, या विंटर आने वाला है उसके लिए प्रिपेयर करके रखते हैं। हम गर्म कपड़े, जो भी ब्लैंकेट है वगैरह है, जो भी है गर्म के लिए, विंटर के लिए, वो हम रखते हैं। और टूरिस्ट को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए कि हाउस बोट में जो भी विंटर में सुविधा होनी चाहिए वो हम रखते हैं हाउस बोट में। जम्मू कश्मीर के उच्च पर्वतीय इलाकों में बर्फबारी और फिर बारिश के मौसम सुहावना हो गया है। इस बर्फबारी की वजह से पहाड़ों पर बर्फ की सफेद चादर नजर आने लगी है। बर्फ की सफेद चादर की वजह से जम्मू कश्मीर की खूबसूरती और बढ़ गई है। बर्फबारी की वजह से जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर यातायात तो प्रभावित नहीं हुआ है,
लेकिन मुगल रोड बर्फबारी की वजह से यातायात के लिए बंद है। आपको बता दें कि राजौरी पीर पंजाल क्षेत्र में बर्फबारी और बारिश के बाद ऐतिहासिक मुगल रोड में यातायात रविवार सुबह से ही बंद है। हालांकि मुगल रोड से बर्फ हटाने का काम अब शुरू हो गया है, लेकिन इसके खुलने की कोई भी उम्मीद नहीं है। हर लिहाज से मतलब ये हमारी एक लाइफ लाइन है, ये वाइटल मतलब ये पार्ट प्ले करती है ये रोड, तो इसलिए ये खोलना बहुत जरूरी था। बर्फ तो 5-6 इंच बर्फ पड़ी थी इधर, तो उसमें मतलब सुबह ही हमने क्लियर कर दी है पीर के करीब तक। उसके आगे सिपाहियों जो डिवीज़न है उसने करनी है, तो ये आज हमने क्लियर कर दी। टीम चुशूल ने कड़ी ठंड का सामना कर रहे पूर्वी लद्दाख में 14,600 फीट की ऊंचाई पर खेली गई 8वीं लेडी कैडेट स्टेंजिन ओडजस इंटर विलेज आइस हॉकी प्रतियोगिता जीत ली है। वास्तविक नियंत्रण रेखा से सटे दुर्बुक इलाके में खेली गई इस प्रतियोगिता में पहली बार शामिल हुई महिलाओं की टीम को भी प्रोत्साहन अवार्ड से सम्मानित किया गया। टीम चुशुल ने प्रतियोगिता में दुर्बुक की स्थानीय टीम को हराया। सेना की 14 कोर की 114 इन्फेंट्री ब्रिगेड और ललोक विंटर स्पोर्ट्स एसोसिएशन के सहयोग से आयोजित इस प्रतियोगिता के फाइनल को देखने के लिए सेना के जवानों के साथ बड़ी संख्या में स्थानीय लोग भी जमा हुए और फाइनल में भिड़ने वाली टीमों के साथ महिला टीम के खिलाड़ियों का भी उत्साह बढ़ाया। इस प्रतियोगिता में चुशुल, दुर्बुक और आसपास के युवाओं की कई टीमों ने हिस्सा लिया। फाइनल में सेना की चुशुल ब्रिगेड के कमांडर ने विजेता उपविजेता टीमों को अवार्ड भेंट किए। इस मौके पर लेडी कैडेट स्टेंजिन ओडजस के परिवार के कई सदस्य भी मौजूद थे। उत्तराखंड के कई जिलों में हुई भारी बर्फबारी ने लोगों की मुसीबतें बढ़ा दी हैं। कई इलाकों में मौसम की पहली बर्फबारी में ही 5 से 6 इंच तक बर्फ गिरी, जिससे लोग अपने घरों में ही कैद होने को मजबूर हो गए। बर्फबारी की कुछ तस्वीरें चमोली से भी सामने आई, जहां चारों तरफ बर्फ की सफेद चादर बिछी दिखी। सड़कें, मकान और पेड़ पौधे बर्फ में छिप गए और शहर का नजारा कर्फ्यू की तरह दिखाई दिया, क्योंकि लगातार बर्फ पड़ने से लोग अपने घरों से बाहर ही नहीं निकल सके। बेहद जरूरी होने पर ही कुछ लोग सड़कों पर निकले, लेकिन उन्हें काफी परेशानी झेलनी पड़ी। उत्तरकाशी का भी यही हाल रहा। वहां भी बर्फबारी होने से कड़ाके की ठंड पड़ने लगी, जिसका सामना लोगों को करना पड़ा। इन हालात में लोगों की मुश्किलें दूर करने के लिए प्रशासन ने कमर कस ली। सभी विभागों की बैठक ली गई थी, उसमें सभी को रोड ओपनिंग से लेकर पावर सप्लाई आदि पर निर्देशित किया गया है और एसडीएम्स को भी निर्देशित किया गया कि चौराहों में, नगर पालिकाओं में अलाव जलाने के लिए, और अगर कोई व्यक्ति जो बाहर सो रहा है या उसको कोई रहने की जगह नहीं तो उसके रैन बसेरा या कंबलों का वितरण शुरू करें। मध्य प्रदेश के छतरपुर में चल रहे खजुराहो फिल्म फेस्टिवल की दूसरी शाम मुंबई से आए कलाकारों के नाम रही। मुंबई से आए कलाकारों ने यहां अपने रंगारंग कार्यक्रम से समा बांध दिया। फिल्म फेस्टिवल के दूसरे दिन यहां आए फिल्म अभिनेता दिलीप ताहिल को मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने सम्मानित किया। इसके बाद दिलीप ताहिल ने मंच पर दर्शकों की मांग पर कई फिल्मी डायलॉग भी सुनाए। अगर मेरे बेटे राज को आँच आई तो याद रखना, मैं वही धनराज हूं जो 14 साल पहले हुआ करता था। दिलीप ताहिल के बाद यहाँ आई अभिनेत्री सलमा आगा ने अपने गीतों से दर्शकों का दिल जीत लिया। 20 मिनट 20 खबरों में बात कर लेते हैं कुछ अंतर्राष्ट्रीय जगत की खबरों की। अपने इलाके के आसपास रूस और चीन की बढ़ती हलचल से भड़के जापान ने भी 9 दिनों तक चलने वाली मिलिट्री ड्रिल शुरू कर दी है। उत्तर में अपने जिस इलाके में जापान ने अभ्यास किया, वहाँ समंदर के उस पार ही रूस है। ये इलाका अहम इसलिए भी है क्योंकि पिछले हफ्ते ही रूस ने उसके पास अपने मिसाइल सिस्टम तैनात किए हैं। ऐसे में जापान ने भी वहाँ अपने दर्जनों टैंक उतार दिए। उबड़ खाबड़ जमीन पर भी तेजी से दौड़ते टैंकों ने रफ्तार बनाए रखने के साथ निशानों पर इतना बारूद बरसाया कि सन्नाटे में शोर पसर गया। वैसे तो जापान की तरफ से मिलिट्री ड्रिल की तस्वीरें कम ही जारी की जाती हैं, लेकिन हाल ही में उसके इलाके के आसपास चीन और रूस की सेना के बढ़ते गठजोड़ से जापान की त्योरियां चढ़ी हुई हैं। दरअसल चीन और जापान में
पूर्वी चीन सागर में स्थित द्वीपों को लेकर आपस में विवाद है। दोनों देश इन निर्जन द्वीपों पर अपना दावा करते हैं, जिन्हें जापान में सेनकाकू और चीन में डियाओस के नाम से जाना जाता है। इन द्वीपों का प्रशासन 1972 से जापान के हाथों में है। वहीं चीन का दावा है कि ये द्वीप उसके अधिकार क्षेत्र में आते हैं और जापान को अपना दावा छोड़ देना चाहिए। फ्रांस में राइट विंग के एक पूर्व पत्रकार के राष्ट्रपति पद की रेस में कूदने से वहां की राजनीति ऐसी दोफाड़ हुई कि उनकी पहले ही रैली में उनके समर्थक और विरोधी एक दूसरे से भिड़ बैठे। फ्रांस में अगले साल अप्रैल में राष्ट्रपति चुनाव होने हैं, जिसके लिए पूर्व पत्रकार एरिक जेमोर ने पेरिस के पास एक रैली करके अपने चुनाव प्रचार का बिगुल फूंक दिया। लेकिन उनकी रैली में लेफ्ट के धड़े के कुछ लोग विरोध करने पहुंच गए। उन्हें देखते ही रैली में मौजूद नेता एरिक जेमोर के समर्थक उन पर टूट पड़े और उन्हें कुर्सी से नीचे गिरा दिया। पहले तो धक्का मुक्की हुई और फिर लात घुसे मुक्के चलते दिखाई दिए। हाथ पैर चलाकर मन नहीं भरा तो एरिक जेमोर के समर्थकों ने बैठने के लिए लगाई गई कुर्सियां अपना हथियार बना ली। रैली वाली जगह के बाहर भी भिड़ंत जारी रही। कोई जमीन पर गिरा दिखा तो किसी का सिर फटा हुआ नजर आया। असल में जब से एरिक जेमोर ने फ्रांस के राष्ट्रपति पद की दावेदारी ठोकी है, तभी से वहां की राजनीति में भूचाल सा आ गया है। कोर्ट उन्हें कई बार नफरत फैलाने वाले भड़काऊ बयानों का दोषी भी करार दे चुका है। उनकी रैली होनी भी थी पेरिस में, लेकिन सुरक्षा कारणों की वजह से उसे पेरिस के पास शिफ्ट कर दिया गया। यूरोप के देश बेल्जियम में कोरोना पर सरकार के नियमों के खिलाफ सैकड़ों प्रदर्शनकारियों ने हल्ला बोल दिया। दरअसल वहां की सरकार ने वैक्सीनेशन अभियान को तेज करने के लिए कड़े नियम लागू किए हैं और इन्हीं नियमों के विरोध में सैकड़ों